आता बघतो, आता सुट्टी मिळेल तर येईन मी. आता मी सांगितलं ना सुट्टी आता नाही मिळेल त्याला, मी तरी काय करणार. आता 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 मे मध्ये येईन, मला सुट्टी मिळेल तर मी बघतो कसं काय करायचं. 9,000 तक बता देना. मतलब तुझे अभी 7,000 मिलता है ये मत बोलना. फिर 4 महीने बाद तुझे हर क्लाइंट के पीछे 10% कमीशन भी मिलेगा. अरे लेकिन 9,000 पर नहीं माने तो उससे कम में मैं मान जाऊं. ऐसा लगे तो मान जाना, पर ऐसा होना मुश्किल है. क्या है, उन्हें भी काम करने वाले बंदे की जरूरत है ना. क्या हुआ? बाप रे, खून. किसने मारा इसे? इसके साथ जो लड़की थी उसने तो नहीं? पता नहीं, लगता है ये तो गया. गया? मुकेश, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए. हाँ. चलो चलो चलो, खाली करो. चलो खाली करो. मर चुका है सर. पॉकेट चेक करो इसका. कैसे हुआ ये सब? पता नहीं साहब, जब ये आया था तो इसके साथ एक लड़की थी. उसी लड़के ने गोली मारी इसे? मालूम नहीं साहब, गोली का आवाज़ सुना, फिर एक लड़की और 2 लड़कों को भागते देखा. शेताजी जी काय काम आहेत ना ते आपण नंतर, मी येतो ना, मला मे मध्ये सुट्टी मिळते. आई मी तुला नंतर कॉल करतो. ये तो 26 मार्च का टिकट है, देहरादून जाने का. मेल 24. मतलब ये लड़का 26 को जाने वाला था. वो लड़की और साथ में 2 लड़के कौन थे? उन लोगों को पहले कभी इधर नहीं देखा था और इस लड़के को भी कभी नहीं देखा. तुम लोगों ने फोन किया था ना? जी सर. क्या देखा तुमने? हम लोग तो उस तरफ बैठे थे, गोली चलने की आवाज आई तभी हम यहाँ आए. मतलब ना तुमने लड़के को देखा ना उसके साथ 2 लड़के थे उनको देखा? नहीं सर, हमने उन 2 लड़कों को नहीं देखा, लेकिन उस लड़की को जरूर देखा. शायद वो लड़के बाद में आए हो. ऐसा कैसे हो सकता है? वो 2 लड़के और लड़की साथ में भागे थे ना? तू हमें नई स्टोरी तो नहीं छेप रहा ना? सर वो मुकेश यार, मुझे 1 महीने की नोटिस देनी होगी. अरे पर तू तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ना. हाँ यार, देख जॉब तो मैं छोड़ दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन डर लगता है ये साले कंपनी वाले मेरी सैलरी ना रोक ले. उनको बता ही मत ना कि जॉब छोड़ रहा हूँ. देख, सीधा मंथ एंड में सैलरी ले ले और मेरे यहाँ आ जा. बट तुझे लगता ना मुझे ये जॉब मिल जाएगी? मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, वो लोग तैयार है. आतिश तो झूठ बोल रहा है. तो फिर छोड़ देना मुझे. शिरीष, बस तू एक बार आके सैलरी की बात कर ले. तू मेरे फोन क्यों नहीं लेता तू आजकल? बस बात करने का मन नहीं करता. अरे चल जाना यार. आतिश मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझा तू? कर क्या लगी तू? ये कॉलेज के लफड़े भी ना. हाँ यार, चल उस तरफ चल. देख आतिश, मैं तुझे बता रही हूँ, ये सब करके तेरा कोई फायदा नहीं होगा. सर हम लोग वैसे ही परेशान थे, ऊपर से ये लोग पका रहे थे, तो मैं और शिरीष यहाँ से उठकर दूसरी तरफ चले गए. फिर अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी. और वो लड़की इस लड़के को क्या वो आतिश नाम से बुला रही थी? मैंने कम से कम 2 बार तो सुना होगा सर. एक 24 साल का लड़का जिसका नाम आतिश था, उसे भरी दोपहर में एक पार्क में गोली से मार डाला गया. 2 लोगों ने उसे और एक लड़की को झगड़ते हुए देखा था और बागीचे के सिक्योरिटी गार्ड ने एक लड़की और 2 लड़कों को बाद में भागते हुए देखा था. पुलिस के पास सिर्फ इतनी सी जानकारी थी, कोई भी सुराग नहीं था कि ये लड़का कौन था जिसका कत्ल हुआ था और उसे क्यों मारा गया था. क्लोज रेंज से फायरिंग हुआ है. आपको क्या लगता है कौन सा वेपन यूज किया गया होगा? बुलेट देखकर लगता है रिवॉल्वर होगा. ₹900 और ये ट्रेन का टिकट. किसी तरह का कोई कार्ड नहीं मिला, पहचान की कोई चीज नहीं. और कहीं से ऐसा भी नहीं लगता कि वो लड़की और साथ के 2 जो लड़के थे उनका कोई लूट का इरादा था? सर मुझे लगता है वो इसका सेलफोन ले गए.
इसकी बॉडी के पास कहीं नहीं मिली। इस फोटो को अखबार में छपवा दो, 1-2 दिन देखते हैं। काफी यंग लड़का था। और हाँ, वो पार्क के आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं वहां चेक करो, हो सकता है उनमें से किसी का स्टूडेंट हो। सर, सर लगभग 20 कॉलेजों में जा चुका हूँ, कुछ पता नहीं चला। अखबारों के जरिए से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही। हो सकता है पुणे में पढ़ाई ना कर रहा हो। खैर जो भी है, अब तक किसी न किसी को तो आगे आना चाहिए था। किसी भी थाने में ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। सर, मैंने लड़के को तो ठीक से देखा था, पर लड़की को ठीक से देख नहीं पाया। अब अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर एवरेज लड़कियों जितनी हाइट थी उसकी, कुछ 5 फीट और 3 इंच, लेकिन चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था मैं। तुम कह रहे थे आतिश, इसी नाम से बुला रहे थे ना लड़के को? जी हाँ सर, ये नाम मैंने सुना था, क्योंकि वो लड़की ना ये नाम चिल्ला चिल्ला कर ले रही थी। आतिश तू झूठ बोल रहा है। तो छोड़ देना मुझे। आतिश मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने देखा था, वो लड़की 2 लड़कों के साथ भाग रही थी। सर, उसका चेहरा अभी याद नहीं आ रहा है। जब वो लड़की आई थी तब देखा नहीं था उसको? साहब, वो रोजाना यहाँ नहीं आती थी। अगर रोजाना आने वाली होती तो पहचान जाता। अब तो बस यही एक क्लू है। पुणे से देहरादून तक का ये कंफर्म टिकट, मेल 24। हो सकता है ऐसे ही किसी काम से पुणे आया, रहने वाला देहरादून का। सर ये कंफर्म टिकट है, ये इंटरनेट से नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से निकाला गया। इस टिकट के बुकिंग फॉर्म से हमें इस लड़के की डिटेल्स मिल सकती है। ये रहा सर। आतिश मिश्रा। सर इसमें एड्रेस भी है। हाँ, रूम नंबर 13, बॉयज हॉस्टल, PMI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी फोटोकॉपी करा के आपको लौटा देंगे। ओके सर। ये लड़का तो हमारे हॉस्टल का नहीं है। लेकिन इसके रेलवे बुकिंग फॉर्म पे आपके हॉस्टल का एड्रेस लिखा है, रूम नंबर 13। 1 मिनट। रूम नंबर 13 में तो सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट गणेश तावड़े रहता है। नो सर, मैं तो इस लड़के को नहीं जानता। हो सकता है आपके कॉलेज में पढ़ता हो, पहले इस कमरे में रहता हो। अगर ऐसा होता तो मैं इसे पहचानता। इसका नाम कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड में होता। नहीं सर, आतिश मिश्रा नाम का लड़का किसी भी सेमेस्टर या कोर्स में नहीं है। और ये जो फोटो दिखा रहे हो, वो लड़का यहाँ पढ़ता नहीं।
इस लड़के का काफी कुछ झोल लगता है। एक लड़की से झगड़ा होता है, फिर 2 लड़के आते हैं और इसे गोली मार दी जाती। कहीं कोई लंबा झोल ना हो, कोई रैकेट वैकेट तो नहीं चला रहा था। खैर, इसका पता तो तभी चलेगा जब ये मालूम होगा कि ये लड़का है कौन। ये लड़का कौन था जो मारा गया और क्यों मारा गया? ये लड़का हर चीज उसके बारे में शक का इजाफा कर रही थी, ना कि उसकी पहचान पर गिरा पर्दा उठा रही थी। कत्ल में लड़की का शामिल होना इस संदेह को बढ़ा रहा था कि इस गुबार के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन ये लड़का आखिर था कौन? पीएसआई राजपाल, देहरादून सिटी पुलिस स्टेशन। नमस्कार, मैं पीएसआई पाटेकर बोल रहा हूँ, पुणे पुलिस। नमस्कार, बोलिए। हमें यहाँ पार्क में एक लावारिस बॉडी मिली है। उसका संभावित नाम है आतिश मिश्रा। बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ 26 मार्च का देहरादून का एक ट्रेन का टिकट मिला है और बुकिंग फॉर्म से भी आतिश मिश्रा ये नाम कंफर्म हुआ है। और आप चाहते हैं कि मैं इसकी तलाश देहरादून में करूं? जी, बॉडी हमने अभी भी रखी हुई है। हम चाहते हैं कि उसके पास पहुंचा जाए जो इसे जानता हो। शायद वहीं से इस मर्डर का कोई सुराग हमारे हाथ लगे। ओके, आप उसकी तस्वीर मेल कर दीजिए, मैं तलाश शुरू करता हूँ। थैंक यू। हाँ बहादुर, बोल, क्या खबर? सर, नाम आतिश मिश्रा ही है। कहाँ का है? सर, मार्केट में एक गारमेंट की दुकान है जिसका मालिक है गुरुनाथ सिंह। सर, सुना है 4 साल पहले ये लड़का इनके यहाँ किराए पे रहता था। ये जानता है उसको। गुरुनाथ सिंह? जी सर। ये तो आतिश मिश्रा है। कहाँ का रहने वाला है ये? घर बाहर आता पता कुछ? सर, इसके पिता का नाम तो जगन्नाथ मिश्रा है और ये मोतीचूर का रहने वाला है। मोतीचूर जो ऋषिकेश के रास्ते में पड़ता है, वही? जी जी, वही। आपके पास इसके पिता का या घर में किसी और का नंबर है? जी, किसी और का तो नहीं है, पर आतिश का नंबर है मेरे पास, वो भी 4 साल पहले वाला, जब वो किराए पे रहता था। नंबर लिखवाइए। The number you have reached is not in service. The number you have reached. सर, ये नंबर आउट ऑफ सर्विस बता रहा है। ये जगन्नाथ मिश्रा जी का घर है? जी, वो मेरे पति हैं। ये आपका बेटा आतिश है? हाँ हाँ, ये हमारा आतिश है। क्या हुआ? जल्दी घर चलो। क्यों, क्या हुआ बेटा? वो पुलिस आई है, आतिश भैया को कुछ हो गया। चल 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 चल। देखिए, संभालिए अपने आप को। आपको अभी पुणे जाना होगा, बॉडी की पहचान करनी होगी। बॉडी अभी भी शव घर में है। मर्डर हुए 1 हफ्ता बीत चुका है। किसने मारा मेरे बेटे को? पता लगाना अभी बाकी है। पुणे पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। पढ़ाई में अच्छा था,
स्कूल देहरादून से की और इंजीनियरिंग पढ़ने यहाँ आया था। हमारी एक ही उम्मीद थी। आपका बेटा इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था। हमने जिस कॉलेज में चेक किया वहां से तो नहीं कर रहा था। नहीं, वो किसी PMI। हाँ, PMI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हाँ, जिन्हें आपका बेटा वहां नहीं पढ़ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? इंजीनियरिंग के तीसरे साल में पढ़ रहा था, हर साल मैं फीस भेजता था। आपके बेटे ने आपसे झूठ कहा है। देखिए, हमें उसका मोबाइल नंबर चाहिए। मर्डर से ठीक पहले किसी लड़की से उसकी लड़ाई हुई थी। आपके पास उसका नंबर तो होगा ही। वो मेरी बेटी रजनी के पास उसका नंबर होगा। 444-567-645। The number you have called is switched off. बंद आ रहा है सर। रिकॉर्ड निकलवाओ। सर, शव की पहचान हो चुकी थी। आतिश के माता पिता आ गए थे और उन्हें शव सौंप दिया गया। अब इस हत्या का मकसद जानना बाकी था और बाकी था उस लड़की का पता लगाना। अब देखना यह था कि क्या आतिश के फोन रिकॉर्ड्स उसके कत्ल के पीछे छिपे इरादे और उसके मुजरिम को पुलिस के सामने लाने में मदद कर पाएंगे। सर, आतिश के मोबाइल पे लास्ट कॉल 4448988789 इस नंबर से 21 मार्च को सुबह 10 बजे किया गया, जिस दिन वो मारा गया। ये नंबर लिस्ट में बहुत बार है। आतिश इस नंबर पे रेगुलरली बात किया करता था। ये कोई सुराग हो सकता है। The number you have called is currently switched off. Switched off है। इसके भी रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है मर्डर के बाद इसे बंद कर दिया गया। नीना शर्मा, B12 विंध्याचल अपार्टमेंट्स। इसका फोन उसी दिन से स्विच ऑफ आ रहा है जिस दिन आतिश मारा गया था। लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। जी कहिए। नीना शर्मा। जी बात क्या है? नीना शर्मा कौन है? मेरी बेटी है, पर बात क्या है? उसका फोन बंद है, कहाँ है वो? जी पहले ये तो बताइए कि बात क्या है? 24 साल का एक लड़का आतिश मिश्रा का मर्डर हो गया है। आपकी बेटी उसे जानती है? जी लेकिन इसमें वो शामिल नहीं है। एकदम शामिल है। अब आप बताएंगी वो कहाँ है? देखिए साहब, वो पहले से ही बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस है, और मैं कह रही हूँ ना, इस सब चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैडम, अच्छा होगा आप हमें उसका कोई पता ठिकाना दे दीजिए, वरना उसे बचाने के इल्जाम में मजबूरन आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ ना, इस सब में मेरी बेटी शामिल नहीं है। आप बताएंगी वो कहाँ है? अगर वो शामिल नहीं है तो ना आपको डरने की जरूरत है ना उसे, लेकिन हमारे लिए उससे बातचीत करना बहुत जरूरी है, वरना मजबूरन उसके नाम का सर्च और अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। जी अभी वो मुंबई में है, अपने मामा के घर। अच्छा होगा आप हमें उसका कोई ऐसा नंबर दीजिए जो चल रहा हो, ताकि हम उसकी मदद कर सकें। हाँ, अगर वो निर्दोष है तो। नहीं सर, ये वो लड़की नहीं है। हाँ साहब, ये वो लड़की नहीं है। आतिश मिश्रा को जानती थी तुम? कैसे? नीना बताओ, आतिश मिश्रा को तुम कैसे जानती थी?
बॉयफ्रेंड था। नीना, आतिश का मर्डर हो चुका है और जिस दिन उसका मर्डर हुआ यानी 21 मार्च, उस दिन सुबह 10 बजे तुम्हारे मोबाइल से उसके मोबाइल पर लास्ट फोन कॉल गया था। इस बारे में कुछ कहना है? और देखो, इस मर्डर के बारे में जो कुछ जानती हो साफ साफ बता दो। जी वो रानी उससे बात करना चाहती थी। कौन रानी? रानी हैदर। कौन है ये रानी हैदर? तू उसे ही फोन क्यों नहीं कर लेती रानी? कैसे करती? वो आतिश मेरे फोन तक नहीं लेता। तो तुम मुझसे क्या चाहती है रानी? मैं उससे बस एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। तो उससे बोलना कि वो मुझे आज आके 12:30 बजे गायतोंडे पार्क पर मिले। बस एक आखिरी बार, हमेशा के लिए सारा का सारा हिसाब किताब खत्म कर देना चाहती हूँ मैं। रानी का ऐसा कौन सा हिसाब था जिसे वो खत्म करने की बात कर रही थी? मुझे नहीं मालूम है। वो आतिश और रानी के बीच की कोई बात थी। ओके नीना, तुम कहती हो तो मैं रानी से मिलूंगा। ठीक है आतिश, लेकिन कोई झगड़ा मत करना। मेरे और रानी के बीच में वैसे ही चीज़ें ठीक नहीं है। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे हमारे बीच कुछ गड़बड़ हो। ओके? मुझे नहीं पता था रानी आतिश को मार दी। तुम्हारे और रानी के बीच क्या था? आतिश और रानी के बीच क्या था? रानी आतिश से क्यों मिलना चाहती थी? रानी ने मुझे आतिश से इंट्रोड्यूस करवाया था। हाय स्वीटहार्ट। हे हाय। 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 ये नीना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। इसे अपने करियर को लेके थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी, तो मुझे लगा तुमसे बेटर कौन हो सकता है हेल्प करने के लिए। अभी क्या कर रही हो नीना? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ। आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ्स या फिजिक्स के साथ मास्टर्स करूँ। एक्चुअली मेरा मेन सब्जेक्ट हमेशा से फिजिक्स ही रहा है, बट पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। नीना, तुम फिजिक्स को लेकर श्योर नहीं हो। मुझे लगता है 2 साल बाद तुमने रियलाइज किया कि तुम्हें फिजिक्स पसंद ही नहीं है। या लेकिन तुम्हें एक चीज तो डिसाइड करनी होगी। वो क्या? तो रानी आतिश की गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, और उसी ने तुम्हें आतिश से मिलवाया था ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन तुम किस सब्जेक्ट से कर सको इस बारे में वो तुम्हें एडवाइस कर सके। जी सर। और तब वो क्या कर रहा था? जी वो कॉरेस्पॉन्डेंस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। आर यू श्योर? हाँ सर। क्यों? क्योंकि घर पे उसने ये कहा था कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है। खैर, तो तुम आतिश से मिली और आतिश तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया और रानी को डंप कर दिया। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस हो गया। जाहिर सी बात है, इससे रानी बहुत परेशान हुई होगी। जी। रानी बेल तोड़ेगी क्या? तेरा मुंह तोड़ना है मुझे? रानी मैंने कुछ नहीं किया है, बस वही मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अच्छा, तू क्या कोई मिस वर्ल्ड है या फिर मोनालिसा है? क्या है तू? कोई ऐसे ही नहीं अट्रैक्ट होता। जरूर तूने ही डोरे डाले होंगे उस पर। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तूने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ही छीन लिया। वो आजकल मेरे फोन कॉल्स तक नहीं ले रहा। और तब जाके मुझे पता चलता है कि तुम लोग दिन दिन भर कॉफी शॉप में बैठे रहते हो, रात रात भर फोन पर बातें होती रहती है। और तुझे क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, उनसे कोई बात नहीं छुपती। रानी बिलीव मी, मैं तुझे बताने वाली थी लेकिन डर रही थी। मेरे पीठ पीछे रंगरलियां मनाते वक्त तो डर नहीं लगा? दोस्ती निभाने के टाइम डर गई तू? सॉरी रानी, लेकिन तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? देख, बात को समझने की कोशिश कर। अब आतिश मुझसे प्यार करता है। हम सबके लिए अच्छा होगा अगर तू इस बात को मान ले और हमारे रास्ते से हट जा। तुझे जरूर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा रानी। तू ही रख लेना सारे लड़के, तेरा पेट नहीं भरता ना। मैंने तुझे अपनी दोस्त समझकर उससे मिलाया और तूने दगाबाजी करने से पहले एक बार तक नहीं सोचा। और हाँ, एक और बात, ये आतिश है ना, हमेशा के लिए तेरे साथ नहीं रहने वाला।
मूंगफली है तो उसके लिए टाइम पास कर रहा है वो तेरे साथ। तेरी दोस्त हूँ इसलिए तुझे बता रही हूँ, वो तुझे यूज कर रहा है और यूज करके फेंक देगा। याद रखना मेरी ये बात। रानी आतिश को तंग करने लगी थी, इसीलिए आतिश ने अपना घर शिफ्ट कर लिया। रानी आतिश को तंग कैसे कर रही थी? जी, तेरे मोबाइल में मेरी जो क्लिप्स है वो मुझे दे दे। रानी मेरे पास तुम्हारे कोई क्लिप्स नहीं है। मैं जानती हूँ कि तूने वो क्लिप्स बनाई थी, और अब जब हम दोनों अलग हो चुके हैं मैं नहीं चाहती कि वो तेरे पास रहे। मैं उन्हें डिलीट कर चुका हूँ। तो फिर अपना फोन दिखा मुझे। क्यों दिखाऊं? अब हम अलग हो चुके हैं। तो फिर मेरी क्लिप्स देख क्यों नहीं देता मुझे? अरे चल जाना यार, भगा मत। आतिश, आतिश दरवाजा खोलो। आतिश मुझे वो क्लिप्स दे दे। आतिश मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो क्लिप्स कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम है सर। आतिश रानी से बात नहीं कर रहा था, इसलिए रानी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और फिर रानी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई थी कि मैं उसे आतिश का नया एड्रेस दे दूं, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने आतिश से प्रॉमिस किया था। अब रानी का आतिश से बात करने के लिए मुझे बार बार फ़ोन करना और आतिश का बार बार उसे अवॉइड करना, इन दोनों के बीच में मैं पिस गई थी। आखिरकार मैंने हार मान ली और आतिश को रानी से मिलने के लिए कह दी। मैं उससे बस एक आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, तो उससे बोलना कि वो मुझे आज आके 12:30 बजे गायतोंडे पार्क पर मिले। ओके नीना, तुम कहती हो तो मैं रानी से मिलूंगा। नीना, रानी के साथ आए 2 लड़के कौन थे? मुझे नहीं मालूम है सर। ये रानी रहती कहाँ है? रानी हैदर? जी वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? वो नागपुर गई है एक दोस्त की शादी में। कौन सी दोस्त? और नागपुर में कहाँ है शादी? वो एक दोस्त है वहाँ पे नागपुर में। चलिए। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ आपको वो नहीं है। अरे आप मुकेश यार, मुझे 1 महीने की नोटिस देनी होगी। अरे पर तू तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना। हाँ यार, देख जॉब तो मैं छोड़ दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। क्या चाहिए थी मुझसे? कुछ नहीं, बस तेरे फोन में जो क्लिपिंग्स है वो मेरे हवाले कर दे। मैंने बोला ना डिलीट कर दिया वो। आतिश तू झूठ बोल रहा है। देख देख मैं जानती हूँ कि तूने मेरी कैसी कैसी हालत में क्लिपिंग्स निकाली। अब तेरा और मेरे बीच कुछ रहा भी नहीं तो फिर छोड़ देना मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, तब तक नहीं जब तक तू अपना फोन या मेमोरी कार्ड मेरे हवाले नहीं कर देता। अरे चल जाना। देखो आतिश मैं बता रही हूँ, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तो क्या कर लेगी तू? देख मैं तुझे बता रही हूँ, ये सब करके तेरा कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने भाई को फोन लगा रही है मुझे डराने के लिए। मुन्ना ये नहीं मान रहा, तू आ जा। कर क्या लेगी तू? मैं तुझे कुछ भी नहीं देने वाला। और हाँ, है मेरे पास क्लिप्स। अगर तू मुझे ऐसे ही परेशान करेगी ना तो मैं ज़रूर उनको यूज़ करूँगा, समझी? तेव्हा हे करून जातो ना, म्हणून तर एक रानी इसमें कुछ नहीं है, तुम समझो। फोन दो मुझे। तुम समझो इसमें कुछ नहीं है। मैंने कहा तुम क्या है बे? बहुत हीरो बंदा है। देख मुन्ना, तो बीच में मत आ। ये मेरे और रानी के बीच की बात है। ये मेरी बहन है, इसकी इज्जत की बात है। जो ये मांग रही तो उसे दे नहीं रहा है, परेशान कर रहा है उसे। अरे मैं उसे कह चुका हूँ कि मैंने डिलीट कर दिया सब कुछ। तो तू अपना फोन दिखा के नहीं रहा है? नहीं दिखाऊंगा अपना फोन, और मैं अपना फोन किसी को नहीं दूंगा। क्यों दूं? और हाँ, तुम दोनों गलतफहमी मत रहना कि ऐसा कहकर मुझे डरा धमका लोगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से, चलो। तो चिप भी नहीं देगा? नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा?
रानी, मुन्ना और मनोज इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। जो हुआ उसके शौक से नीना अब भी उभर नहीं पा रही है और रानी का परिवार तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि उनकी बेटी किसी का कत्ल भी करवा सकती है। दोनों ही परिवारों को रानी, नीना और आतिश के बीच चल रहे दीवानगी के खेल का अंदाजा भी नहीं था। आतिश का परिवार जहां एक तरफ अपने जवान बेटे के जाने के दुख को झेलने की ताकत बटोरने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ ये सोचकर हैरान था कि उनका बेटा परिवार से इतनी दूर रहकर भी हमेशा झूठ ही बोलता रहा कि वो क्या कर रहा है। इस अपराध से जुड़े सभी लोगों की उम्र 20 साल से जरा ही ऊपर यानी कि अर्ली 20s में थी। ये कहना बेवकूफ़ी और बेकार होगा कि ऐसी घटनाएं नई टेक्नोलॉजी की वजह से और बदलते वक्त की वजह से हो रही हैं। ऐसे में गिरते मूल्यों और आदर्शों का रोना भी बेमानी है, क्योंकि ये सब हमें किसी हल की तरफ नहीं ले जाने वाला है। वक्त बदल रहा है, ये हकीकत है, और बदलते वक्त के साथ चीजें और तेज और बेचैन होती जाएंगी। ऐसे हालात में बच्चों में, नौजवानों में शायद बेसिक समझ पैदा करना ही एक सही तरीका है। उन्हें ये समझाना कि जरूरी नहीं है कि रिश्ते हमेशा सही चलें, आपके मन मुताबिक ही रहें। बहुत मुमकिन है कि वो टूट जाएं, और इस सच्चाई का सामना करना उन्हें आना चाहिए। उन्हें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने करीबी और अकेलेपन के पलों को टेक्नोलॉजी के जरिए कैद करना सही नहीं है, क्योंकि जब कभी हालात बदल जाएंगे तब ये एक बहुत चिंता का कारण बन सकते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता टूटने की वजह से हो या छोटी सी गलती, छोटी सी फिसलन की वजह से। जितना हम हालात को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही हम समाधान के करीब जाएंगे। कहते हैं कि समस्या की पूरी समझ ही समस्या का समाधान है, और अगर आज तक हम इसका समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं तो ये इस बात का इशारा है कि अभी समस्या को पूरी तरह से समझना बाकी है। सारा इल्जाम बदलते वक्त और गिरते मूल्यों के मत्थे मढ़ते रहना हमें हल के करीब नहीं बल्कि हकीकत से दूर ले जा रहा है। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी क्षिप्रा शरयू ख्याति। खुलेआम एक अनजान आदमी हाथ में बंदूक लिए शादी के मंडप में घुस आता है। उसका निशाना है दूल्हा। कौन था वो आदमी और कौन थी वो दुल्हन जिसके दूल्हे पर गोली चलने वाली थी? आई एम राजेश बोरकर, इंटरव्यू के लिए आया हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा वेट कीजिए। ओके।
आई एम राजेश बोरकर। यू? अपर्णा जोगलेकर। जॉब चेंज के लिए आई हो या कहीं जॉब करती हो? नहीं, मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मेरी फर्स्ट जॉब है। दैट्स ग्रेट। और आप? आपकी भी फर्स्ट जॉब है? नहीं नहीं, मैं मेरी पुरानी जॉब से बोर हो गया, इसीलिए मैं चेंज के लिए आया हूँ। अपर्णा जोगलेकर। एक्सक्यूज मी, आपका फोल्डर। ओह थैंक्स। वो मैं थोड़ी नर्वस हूँ ना, इसीलिए। नर्वस होने की कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट एंड यू कुड बी द बेस्ट। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। सच बताओ, ये जॉब ऑफर तुमने एक्सेप्ट नहीं की ना? नहीं नहीं, वो तो ऑफर कुछ जमी नहीं इसलिए। अच्छा, या फिर ये जॉब ऑफर मुझे दिलवानी थी इसलिए? सेक्रीफाइस एक्सेट्रा। देखो, ये जॉब तुम्हें मिल गई ना, सो बी हैप्पी। और वैसे भी मेरी करंट जॉब जो है वो इतनी बुरी नहीं चल रही। मैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज चाहता था और कुछ नहीं। वेल, मंडे से ज्वाइन करना है मुझे। ओह दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट। तुमने एक बार ऑल द बेस्ट कहा और मुझे जॉब मिल गई, अब ऑल द बेस्ट कह रहे हो तो सब कुछ बेस्ट ही होगा। अच्छा अपर्णा, एक बात बताना, मैंने तुमसे तुम्हारा नंबर मांगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? क्यों? बुरा लगना चाहिए था। वेल, बुरा नहीं लगा इसका मतलब अच्छा लगा। इसका मतलब तुम भी मुझे मिलने में उतनी इंटरेस्टेड थी। क्या सुनना चाहते हो? यही कि मेरी कोशिश कामयाब होने के कुछ तो चांसेस है या नहीं? अपर्णा, मुझसे शादी करोगी? राजेश, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन हम एक दूसरे के पेरेंट्स को भी नहीं मिले हैं अब तक। तुम्हें क्या लगता है वो इनकार करेंगे? पूछना तो पड़ेगा। मैंने यही पुणे से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। एक कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। सैलरी भी अच्छी है। अपने आई बाबा के साथ रहता हूँ, उनका इकलौता लड़का हूँ। अपर्णा से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे आई बाबा अपर्णा से मिले हैं क्या? उनकी तरफ से भी हाँ है? थैंक यू। जोगलेकर साहब, लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को लड़का। दोनों समझदार हैं, अच्छा जॉब करते हैं और अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमें भी कोई आपत्ति नहीं। दोनों अपने अपने पांव पर खड़े हैं, अच्छा कमा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या? वेल, अगर सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है तो देर किस बात की? जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। अरे बेटा, पहले मुहूर्त तो देख लो। दोनों परिवार को सूट करे ऐसी डेट देख लेते हैं। और हाँ जोगलेकर साहब, शादी का खर्चा आधा आधा। आप लड़की वाले हैं, इसका मतलब सारा बोझ आप पर। ये हमें मंजूर नहीं। हमारी एक ही तो बेटी है। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मेरा भी तो इकलौता बेटा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ये हुई ना बात। ओ मिस जोगलेकर, और कितना शॉपिंग बाकी है? अरे हो गया, बस 2-3 शॉप्स ही बाकी हैं। और 2-3 शॉप्स? अपर्णा, आई टेल यू, अच्छा हुआ अपनी शादी की डेट 31 जनवरी डिसाइडेड है, वरना मैं मेरा माइंड ही चेंज कर देता। ओ मिस्टर बोरकर, ज्यादा बोर मत करो, समझे? ये तो बस शुरुआत है। अच्छा, ये शुरुआत है? इसका मतलब शादी के बाद सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग। और क्या।
शादी के ही दिन मंडप में सभी मेहमानों के सामने दूल्हे राजेश बोरकर की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन शादी के दिन होने वाली ये पहली और आखिरी दुखद घटना नहीं थी। क्या इस ट्रेजेडी की, इस जुर्म की दस्तक किसी ने भी नहीं सुनी थी? राजेश! साहब, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने गोली चला दी। मैंने उसे देखा था, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। शक क्यों होगा साहब? मुझे लगा मंडप के कामगार में से कोई है। कोई कुछ कैसे कर पाता साहब? इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता बहुत देर हो चुकी थी। वरमाला हो चुकी थी। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने ही वाला था कि लड़की और उसके घर वाले शौक में है सर। कोई भी बात करने की हालत में नहीं है। मारने वाला अभी भी जिंदा है, सांसें चल रही है उसकी। देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है मर्डर के लिए। और पता करो ये देसी कट्टा आया कहां से। आई एम सॉरी, हम उस पेशेंट को बचा नहीं पाए। क्या? उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। उसकी पूरी बॉडी पर फ्रैक्चर्स थे। कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। और क्यों इसने राजेश बोरकर की शादी में घुसकर उसकी हत्या की? खबरियों को काम पे लगा दिया है सर। देसी कट्टा कहां से आया जल्दी पता चल जाएगा। एक काम करो, इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन को भेज दो। हो सकता है कि ये कोई हिस्ट्री शीटर हो या फिर किसी ने इसे सुपारी दी हो। सर, दोनों फैमिलीज का क्या हाल है? घर वाले कोई बयान देने की हालत में नहीं है सर। दूल्हे के घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और लड़की अभी भी सदमे में है। कल कोशिश करते हैं घर वालों से बात करने की लड़के के। क्या पता कौन था वो, पहले कभी नहीं देखा था उसको। देखिए, एक बात तो साफ है, वो लड़का आपके बेटे की हत्या करने के इरादे से ही आया था। पर क्यों? बोरकर साहब, एक बात बताइए, आपके लड़के राजेश को कभी किसी ने कोई धमकी दी थी? नहीं, मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, बहुत खुश था मेरा बेटा। एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था। राजेश मेरा इकलौता बेटा था। उसकी किसके साथ क्या दुश्मनी थी? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मार डाला मेरे बेटे को? मेरे ही बेटे को क्यों? हाँ गोविंद, बोलो। हाँ सर, ये पुणे के अंदर तो कोई कट्टा नहीं बिका है। सुपारी लेने वाले की कुछ खबर? नहीं साहब, कोई सुपारी भी नहीं दी गई थी। ये आदमी कोई रेगुलर मर्डर केस करने वाला नहीं लगता। कोई इसे पहचानता नहीं है। ठीक है, अपने कान और आंख खुले रखना, और कुछ भी खबर मिलती है तो मुझे तुरंत फोन करके बता देना। ओके सर। पवार, ये सुपारी वाला एंगल नजर नहीं आ रहा है। लड़की वालों से बात करनी होगी, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। सर, लड़के के ऑफिस वालों से ही पता करते हैं, क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। हाँ, कहीं ना कहीं से कोई तो सुराग हाथ लगे।
बहुत अच्छा लड़का था राजेश। कुछ बता सकते हैं ये क्यों हुआ होगा? और वो लड़का कौन था? आपके होने वाले दामाद को मारा है उसने, कोई तो वजह होगी। हमें नहीं पता वो कौन लड़का था और क्यों उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। हो सकता है राजेश का कहीं और अफेयर रहा हो जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई हो। हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते। राजेश हमारे ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपर था। वो बहुत ही मेहनती और अच्छा लड़का था। कोई लड़की वड़की का चक्कर? ये अपर्णा उसके जिंदगी में आने के पहले किसी और लड़की के साथ उसका अफेयर था? इतना कुछ तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन जहाँ तक मैं जानता था राजेश को, वो अपर्णा से बहुत प्यार करता था। वो चीटिंग करने वालों में से नहीं था। वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेहनती था, ईमानदार था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, फिर भी किसी ने इतने बेरहमी से उसे मार डाला। वो भी मांग में सिंदूर भरते भरते ठोक दिया। पूरा फिल्मी लगता है सर। कोई तो था जो चाहता था ये राजेश और अपर्णा की शादी ना हो। पक्का कोई पुराना लफड़ा है सर, जिसके बारे में ये दोनों फैमिलीज के लोग कुछ नहीं जानते, या फिर जानकर भी चुप है। वो लड़की अपर्णा अभी तक कुछ नहीं बोली है सर। शायद शौक की वजह से, या फिर कुछ बोलना ही नहीं चाहती है। हाँ गायकवाड़ बोलो। साहब, यहाँ पर एक आदमी और औरत आए हैं। वो पॉइंट ब्लैंक वाला किलर है ना, ये लोग कहते हैं इनका बेटा है। नाम क्या बताया बेटे का? नीलेश करंडे। एक काम करो, उन दोनों को वहीं बिठा के रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है साहब। चलो, कम से कम नाम तो पता चला। अब शायद उसकी फैमिली से पता चलेगा कि मर्डर हुआ क्यों है। हेलो, नमस्कार, पीएसआई केंकरे बोलते हैं, आउटर पुणे पुलिस स्टेशन। नमस्कार, बोलो केंकरे। उसका नाम है नीलेश कारंडे। हाँ, हमें अभी पता चला, लेकिन तुमको कैसे पता चला? कोई केस वेस हुआ है क्या उसके ऊपर? कोई रिकॉर्ड्स मिले? एक एनसी है उसके नाम की, जो दिसंबर में दर्ज करवाई गई थी। ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। सर, नीलेश करांडे के नाम पर आउटर पुणे थाने में एक एनसी दर्ज है। ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, तब तक मैं उसके माँ बाप से पूछताछ करता हूँ। सर। पुलिस को अब तक ना खूनी का नाम पता था और ना ही कोई सुराग मिला था। ये खून क्यों हुआ था ये भी पता नहीं चल पाया था। पर अचानक एक साथ इस कत्ल से जुड़े दो सुराग सामने आ गए। एक तरफ कातिल नीलेश के माता पिता अपने बेटे की लाश लेने आए थे, और दूसरी तरफ एक पुलिस स्टेशन से ये खबर मिली कि मुजरिम नीलेश करांडे के नाम पर एक एनसी यानी कि नॉन कॉग्निजेबल दर्ज थी। अब जब ये दो सिरे जुड़ जाएं तो समझ में आए कि कौन था ये नीलेश करांडे और उसने क्यों किया था राजेश बोरकर का खून। अभी समझ में आया वो लड़की अब तक चुप क्यों है। नीलेश कारंडे, आपका बेटा, उसने राजेश बोरकर की शादी के मंडप में घुसकर उसकी हत्या कर दी। वो बहुत परेशान था साहब, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। बहुत समझाया उसे, बहुत बार कहा जो हुआ उसे भूल जा, भूल जा। ऐसा क्या हुआ था जो भूल नहीं पा रहा था? ये एनसी 5 दिसंबर को दर्ज हुई थी। 5 दिसंबर 2012। नीलेश कारंडे, नंबर क्या है उसका? 444-6789-885। ठीक है, हम उसे थाने बुलवा कर समझाते हैं। मैं नीलेश के साथ चौकी गया था, उससे बुलवाया, वो वापस कभी ऐसा नहीं करेगा। बहुत बार समझाया साहब, लेकिन उसने एक नहीं सुने। आता नहीं करना साहब, मैं इसकी तरफ से जबान देता हूँ। ये खुद तो कुछ बोले,
क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुलाए तू? जब लड़की मिलना नहीं चाहती तो क्यों पीछे पड़ा है? सुन, अभी तो मैंने सिर्फ एनसी दर्ज की है। अगर उस लड़की को और परेशान किया ना तो सीधा एफआईआर लिखकर तुझे अंदर डाल दूंगा, समझा? अरे बोल बेटा बोल, बोल, तू उसे तंग नहीं करेगा, बोल ना बोल। उसे कभी भी तंग नहीं करूंगा। यही अच्छा है तेरे लिए, भूल जा उसे। शक्ल सूरत इतनी भी बुरी नहीं है, बहुत लड़कियां हैं दुनिया में, तुझे कोई और मिल जाएगी। अच्छा, तो नीलेश अपर्णा से प्यार करता था? वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे साहब। अपर्णा भी नीलेश से प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे साहब। अपर्णा, अगर तुम्हारे आई बाबा ने शादी के लिए इनकार कर दिया तो वो हाँ कहे या ना कहे, कोई कुछ भी कहे नीलेश, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। अगर सचमुच तुम दोनों मेरी राय जानना चाहते हो तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। कैसे? सेल्समैन की पगार ही कितनी होती है? इतनी भी कम नहीं होती अंकल। ये लाइफस्टाइल देख रहे हो? अपर्णा को आदत है इसकी। दे सकोगे ऐसी लाइफ? पापा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं नीलेश के साथ खुश रहूंगी और मैं भी कमाऊंगी ना। दोनों साथ मिलकर अपना घर खड़ा करेंगे। कहने सुनने में बहुत आसान लगती हैं ये बातें, करो तो पता चले। 25 तारीख को जब पर्स में पैसे गिनोगी तब अकल ठिकाने आ जाएगी। गृहस्थी चलाना इतना आसान नहीं होता है। सिर्फ प्यार मोहब्बत ही काफी नहीं है जीने के लिए। मैं ये सब समझता हूँ आंटी, और ऐसा नहीं है कि मुझे आइडिया नहीं है, पर अंकल, अपर्णा के आने से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है और मुझे पूरा यकीन है अगर अपर्णा मेरा साथ देगी तो मैं मेरी जिंदगी में बहुत जल्दी तरक्की कर सकूंगा और अपर्णा को हर खुशी दे सकूंगा। पापा प्लीज हाँ कह दीजिए ना, मैं नीलेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं हर हाल में उसके साथ हूँ। पापा, हम जानते थे अपर्णा के माँ बाप इस रिश्ते से खुश नहीं थे। 1 साल तक शादी की बात को टालते रहे वो लोग। उन्हें लगता था अपर्णा अपना मन बदल लेगी, पर नीलेश और अपर्णा इरादे के पक्के थे। उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, उन्हें तो शादी करनी ही थी। नरेंद्र जी, मानता हूं आप खुश नहीं हो, पर सच कहता हूं, अगर आप राजी नहीं होंगे तो मैं भी इस रिश्ते को हाँ नहीं कह पाऊंगा। बच्चों ने ठान ही लिया है तो हमारा विरोध करने का फायदा क्या? वैसे हमसे पूछे बिना भी तो वो शादी कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर मेरी बेटी की यही इच्छा है तो मुझे ये शादी मंजूर है। 6 नवंबर अच्छा मुहूर्त है, दिवाली के पहले शादी कर देते। हम भी कोई मुहूर्त के लिए अच्छा सा दिन देख के आपको बता देंगे। जो भी हो राजी खुशी हो। हम तो बस इतना चाहते हैं, बच्चों की खुशी के लिए आप पूरे मन से उन्हें आशीर्वाद दें। बहुत बातचीत के बाद शादी की तारीख तय हुई। 12 जनवरी को शादी होनी थी। 12 जनवरी? पर 31 जनवरी को तो अपर्णा और राजेश की शादी हो रही थी, वहीं पर तो ये कांड हुआ था। हमें नहीं मालूम साहब, ये राजेश नाम का लड़का अचानक अपर्णा की जिंदगी में कैसे आया। उनकी बेटी ने अपना मन बदल लिया था। हम दोनों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमें तब पता चला जब आउटर पुणे पुलिस स्टेशन से हमें फोन आया। नीलेश ने भी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हुआ क्या था? नीलेश, हे बेटा, कुछ तो बोल। ऐसे चुपचाप रहेगा तो कैसे समझेगा हमें? देख बेटा, शादी करनी थी, तुमने तय किया था, हमने कुछ नहीं कहा।
अब वो लड़की शादी नहीं करना चाहती, इस बात का हमें पता ही नहीं था। अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। अब तो बता हमें क्या हुआ तुम दोनों के बीच में। बोल ना रे। ठीक है बाबा, नहीं बताना है मत बता, हाथ जोड़ता हूं तुझसे, पर उस लड़की से दूर रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। ऑटो अपर्णा, अपर्णा मुझसे बात करो। अपर्णा, अपर्णा हुआ क्या है? कोई गलती हुई है मुझसे? तुम अवॉइड क्यों कर रही हो मुझे? मेरा फोन भी नहीं उठाती। नीलेश प्लीज मुझे भूल जाओ, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। कब और अचानक कैसे सब खत्म हो गया अपर्णा? अरे कुछ तो बताओ। ऑटो ऑटो। अपर्णा, क्या है, क्यों आए हो? आंटी ये क्या चल रहा है? अपर्णा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? नीलेश, बेहतर होगा तुम अपर्णा को भूल जाओ। पर क्यों आंटी? कोई मुझे बताए तो सही, इतना तो हक बनता है मेरा। आंटी 12 जनवरी को हमारी शादी फिक्स्ड है। अपर्णा कहती है सब खत्म हो चुका है, आप कह रही है उसे भूल जाओ। ये हो क्या रहा है? ये सब मुझे मत बताओ, मैंने कहा ना उसे भूल जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। अपर्णा, अपर्णा तुम्हें मुझे सब बताना ही होगा। देख अपर्णा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अपर्णा मुझसे एक बार बात करो प्लीज। अपर्णा, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? नीलेश मैंने तुमसे कहा ना मुझे भूल जाओ। पर क्यों? 12 जनवरी को हमारी शादी है, तुम कह रही हो भूल जाओ, तुम्हारी माँ कह रही है कि हमारे घर मत आओ। ये हो क्या रहा है? मैंने फैसला कर लिया है नीलेश, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुमने अकेले डिसाइड कर लिया? अपर्णा, पिछले 2 साल से हम दोनों साथ हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारी शादी की डेट भी फिक्स्ड है, और तुम अचानक से ये कह रही हो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? क्यों? कोई जुर्म है शादी कैंसिल करना? मैंने तुमसे शादी का फैसला जल्दबाजी में लिया था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि तुम मुझे कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। मैंने ये फैसला इमोशनली लिया था, मुझे प्रैक्टिकल सोचना चाहिए था। अब कह रही हूँ ना, गलती हो गई, मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। अपर्णा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर मुझे छोड़ के मत जाओ अपर्णा प्लीज। आई लव यू अपर्णा। अपर्णा, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, दिन रात एक कर दूंगा और तुम्हें हर खुशी दूंगा अपर्णा। नीलेश, मैंने तुमसे कहा ना, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, प्लीज। अब तो अक्ल से काम ले बेटा, वो तेरे लायक नहीं है। अच्छा हुआ चली गई, अब वो शादी नहीं करना चाहती, क्यों उसके पीछे पड़ा है तू? सावधानी बाळा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। वेड़ा वाटलो का तुला मी? 12 जनवरी को हमारी शादी फिक्स्ड है, सब तय हो चुका है, अब उसे कोई और मिल गया इसलिए वो मुझे लात मार के चली गई। मुझे जनवरी की 31 तारीख को शादी कर रही है वो उससे। कैसे कर सकती है वो ऐसा? ए राजा, ए पिल्लू, ना 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 ना, रो। देख, जो होना था शादी के पहले हुआ, बहुत अच्छा हुआ। 2-4 महीने तेरे साथ रहने के बाद और फिर भाग जाती किसी के साथ, क्या करता तू? बर्बाद हो जाता तू। गणपति बाप्पा के आभार मान, उन्होंने बचा लिया तुझे। ए बेटा, समझदारी से काम ले राजा। हाँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत वक्त है अपने पास। मान ले वो तेरे लायक थी ही नहीं। और अपनी जिंदगी संभाल, जाने दे उसे। भूल नहीं पाया उस लड़की को। 12 जनवरी आई और चली गई, मेरा बच्चा एकदम चुप, सब कुछ अंदर ही अंदर बर्दाश्त किए जा रहा था। और 31 जनवरी को सुबह ही वो घर से निकल गया साहब। हमें क्या पता था ये सब कर बैठेगा वो।
अरे नीलेश बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बस यही कुछ काम है। सपर्णा की शादी है आज। अच्छा है, धीरे धीरे नीलेश उसे भूल जाएगा देखना। कुछ दिनों में काम पर भी लौट जाएगा देखना, सब ठीक होगा। देवा सगळं नीट कर रे बाबा। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, लड़की नालायक निकली। बस मेरे नीलेश की जिंदगी संवर जाए। सब ठीक होगा। हमने कोई गलती नहीं की है तो हमारा गलत क्यों होगा? भूल जाएगा नीलेश उसे, सब ठीक हो जाएगा देखना। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। सोचा था बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, पर ये नहीं सोचा था अब तो बेटा ही खत्म हो जाएगा। शांत हो जाइए, अब गुस्सा करके क्या मिलेगा? हमारा बेटा तो जा चुका है। क्यों चुप बैठूं मैं? क्यों शांत रहूं? हमने अपना इकलौता बेटा खोया है, हमसे सच छिपाया और हमको बर्बाद करके रख दिया। अब बात को आगे बढ़ाकर क्या फायदा? अरे बताना तो चाहिए था, लड़की की शादी किसी और के साथ पहले ही तय हो चुकी थी। इतना बड़ा धोखा! जरूर उस लड़की ने हमारे बेटे को बेवकूफ बना के रख दिया होगा। आपकी हर बात सच है, लेकिन अब लड़ झगड़ कर क्या फायदा? हमारा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। छोड़ना और नहीं बिताना, नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। मैं शिकायत करूंगा उनके खिलाफ। धोखा दिया उन लोगों ने हमको। वो लड़की ही जिम्मेदार है मेरे बेटे की मौत के लिए। धोखा दिया है उसने मेरे बेटे को। नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। हमने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आपने राजेश के घर वालों को यह बताई तक नहीं कि आपकी बेटी अपर्णा की शादी आपने किसी और जगह पे तय की थी, वो भी उसी महीने के 12 तारीख को। और यह भी नहीं बताया कि आपकी बेटी ने वो शादी तोड़ दी थी। जोगलेकर साहब, आपने धोखा दिया है उन लोगों को। अपने बेटी के होने वाले ससुराल वालों के साथ कभी कोई ऐसी बात करता है क्या? हमने सोचा अपर्णा ने राजेश को सब कुछ समझा दिया होगा। जोगलेकर साहब, आपकी सोच की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई है। राजेश भी इकलौता लड़का था और नीलेश भी इकलौता लड़का था। मरने वाला और मारने वाला दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। के साथ क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।